Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Dear viewers, step into Bihar and Jharkhand's heartlands to meet our today's guest, Sharmila Verma ji. She is a beacon of grace and resilience. With 25 years at Doordarshan and a continuing presence on All India Radio, her voice resonates far and wide. Beyond broadcasting, she is a force for good, engaging in social work and leaving her mark on regional cinema. Join us as we celebrate Sharmila Verma's journey, a testament to kindness and the enduring spirit of humanity. शर्मिला जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू। अच्छी सबसे हूँ पहले सर। तो मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो जर्नी जी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के साथ रही है, उसके बारे में आप थोड़ा आप व्यूवर्स को बताइए। जी। सर, हमने जस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट ही किया था। तब तक एक सूचना हमें मिली कि ऑल इंडिया रेडियो एफएम सेंटर की स्थापना हमारे शहर डाल्टनगंज में होने वाली है, हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने करियर को और आगे ले जाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा सपना था कि मैं मास कम्युनिकेशन के फील्ड में जाऊं, मैं उसे करूं और एज ए टीवी एंकर या न्यूज रीडर मैं अपने करियर को स्थापित करूं। तो उसी दौरान जब मुझे सूचना मिली तो मैंने पहले सोचा कि मैं अप्लाई करती हूँ, हो थोड़ी ना जाएगा, देखती हूँ ट्राई करके। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं फिर आगे की अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगी। मैंने फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद ऑडिशन के लिए मुझे कॉल किया गया और मैंने ऑडिशन पास भी कर लिया। और उसके बाद से जो जर्नी शुरू हुई और जो रेडियो के प्रति मेरा लगाव रहा, तो मैं फिर बैक नहीं हो पाई और मैं फिर आगे की पढ़ाई के लिए भी नहीं जा पाई, क्योंकि उसी समय बस कुछ ही दिनों के बाद मेरी माँ की डेथ हो गई और मुझे अपना घर परिवार छोड़ना फिर मुनासिब हमने नहीं समझा और पॉसिबल भी नहीं था। तो मैं अपने पापा की देख रेख में भी लगी रही और साथ ही मैंने रेडियो का जो एफएम केंद्र है डाल्टनगंज में, मैंने उसे ज्वाइन किया। और तब से लेकर यानी 93 से लेकर अभी तक वो सिलसिला जारी है। सो नाइस। तो मैम, आपका जो प्रोग्राम आता है ऑल इंडिया रेडियो पर, तो ये किस तरीके का प्रोग्राम है? क्या इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी। ऑल इंडिया रेडियो एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पे हमारे प्रोग्राम्स आते हैं, आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। इसमें पहले मैं महिला कार्यक्रम किया करती थी, जिसका नाम घर आंगन हुआ करता था। फिर हमने यूथ प्रोग्राम्स भी किए और जैसे जैसे दौर बदला, जैसे जैसे समय बदला, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी बदलते गए। मैं अभी भी हेल्थ प्रोग्राम्स करती हूँ, उसमें डॉक्टर्स के इंटरव्यू लेती हूँ, महिलाओं के डिबेट्स में करती हूँ महिला दिवस पे, और भी बहुत तरह के कार्यक्रम है। हमारा कोई फिक्स नहीं होता, कभी हमें एंकर बनना पड़ता है, कभी हमें अनाउंसर बनना पड़ता है। और लाइव हमारी 6 घंटे की ड्यूटी होती है, जिसमें अनाउंसमेंट करना होता है। तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स उसमें होते हैं, उसकी अनाउंसमेंट हम करते हैं। बीच में न्यूज भी दिल्ली से कनेक्ट होता है, तो हम उसकी भी अनाउंसमेंट करते हैं। और प्रोग्राम्स में फोक म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक है, फिल्म सॉन्ग्स हैं, हेल्थ प्रोग्राम है, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स हैं, जिसकी की ऑडियो वहाँ रिकॉर्डेड होती है, कंप्यूटर में होती है, उससे हम लोग सुनवाते हैं। और उसकी एंकरिंग या अनाउंसमेंट कह लीजिए, हम लोग करते हैं, ये अनाउंसर्स करते हैं उसे। बहुत बढ़िया। आपने फिल्मों में भी काम किया है, तो आप प्लीज व्यूवर्स को बताइए कि वो कौन सी फिल्में हैं, अगर व्यूवर्स आपको देखना चाहें उनमें तो। फिल्मों में मैंने प्रोफेशनल तौर पे काम नहीं किया। हमारे एक बड़े भाई हैं पुलिन मित्रा सर, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं और बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। और उससे बढ़कर मैं कहूँ तो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, जो कि बड़े भाई की तरह हमारे साथ हमेशा उनका आशीर्वाद रहा है। उनका वो नेतृत्व भी करते हैं हमारी टीम का। तो उन्हें एक जरूरत थी, एक डिफरेंट फिल्म आई थी 2 साल पहले। उसमें उन्हें एक टीवी पत्रकार की, टीवी जर्नलिस्ट की जरूरत थी और वो फीमेल होनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि आप जो करती हैं टीवी पे, बस वैसा ही कुछ रोल है छोटा सा, जिसमें 3-4 सीन में आप दिखेंगी। अगर आप करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। क्योंकि वो मेरे लिए बड़े भाई हैं, तो मैं उनके साथ कंफर्टेबल थी, हमारे रिश्ते भी बहुत पुराने थे। तो मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ, इधर भी हाथ आजमा के, हो हम्म। सकता है मैं कर पाऊँ। मैंने पता नहीं कैसा किया, वो हमारे दर्शक ही बता पाएंगे। हम्म। तो मैंने उस सीन को किया। उसके बाद अभी पिछले साल एक फिल्म आई थी सितमगर, जो कि भोजपुरी फिल्म है और किसान आत्महत्या पे बनी हुई फिल्म है। हम्म। उसमें भी मैंने एक करेक्टर रोल किया है।
उसके अलावा सामाजिक मुद्दों पे जो पुलिन मित्रा सर फिल्में बनाते हैं, शॉर्ट फिल्में बनाते हैं, जो किसी न किसी सामाजिक मुद्दे पे केंद्रित होती हैं, तो उनमें भी मैं करती रहती हूँ कुछ कुछ, अपना मेरी एक्टिंग उसमें भी होती है। हम्म, बहुत बढ़िया। तो मैम, आप सामाजिक मुद्दों से जुड़ी रही हैं, तो और जैसा कि आपने बताया कि भोजपुरी फिल्म में आपने काम किया, सितमगर, ठीक है, इसका सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा अलग है। लेकिन एक क्वेश्चन हम्म, जो आमतौर पर लोग कहते हैं या करते हैं कि जो भोजपुरी फिल्में हैं उनकी जो भाषा है, जो जी शब्द है, जो जो उनके कंटेंट क्वालिटी है, उसको लेकर के, आई मीन जो डबल मीनिंग वर्ड्स होते हैं या कई बार बिलो द बेल्ट वर्ड्स होते हैं, तो आपने कभी इसे सामाजिक मुद्दा का विषय समझा या क्या आप इसको कैसे देखती हैं? बिल्कुल, हमने समझा, और मैं वैसी फिल्मों का पूरी सख्ती के साथ विरोध भी करती हूँ कि हम्म, वैसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। हम्म, भोजपुरी भाषा गलत नहीं है, हम्म, उनमें फिल्में बनना भी गलत नहीं है, लेकिन फिल्म ऐसी बने, उसका ध्यान डायरेक्टर जो है वो रखें कि हम्म, फिल्में ऐसी बने, भोजपुरी फिल्में जिसे पूरे परिवार के साथ देखी जा सके। तो हम्म, हमारी जो फिल्म है सितमकर इस उदाहरण को फुलफिल करती है, पेश करती है एक उदाहरण कि साफ सुथरी भोजपुरी फिल्में कैसे बन सकती है। हम्म, अगर आपको देखना है तो आप सितमकर फिल्म को देख सकते हैं, जो बिल्कुल साफ सुथरी फिल्म है। ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है, एक फैमिली लाइफ को दिखाया गया है, एक फौजी की कहानी दिखाई गई है, जो कि पहले एक फौजी होता है, फिर रिटायरमेंट के बाद वो किसान की भूमिका में अपने गांव में आता है, जहां दबंगों का उसे सामना करना पड़ता है, और उसे किसान आत्महत्या का रूप देकर उसकी हत्या कर दी जाती है साजिश के तहत। हम्म, तो इन चीजों को दिखाया गया है उस फिल्म में। हम्म, बिल्कुल साफ सुथरी फिल्म है, और जो हमारे समाज में घटित होती हैं जो बातें, उसको बिल्कुल मतलब करीब से आप उस फिल्म में देख सकते हैं, और बिल्कुल सच्चाई उसमें दिखाई गई है। बहुत बढ़िया। आपके आपका जो जीवन है उसमें आपने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, अगर कहें तो, आपने सोशल वर्क में लगा दिया। तो आप प्लीज व्यूवर्स को बताइए अपने सोशल वर्क के बारे में, ये क्या है, कैसे है, और ये लोकल जो सोसाइटी है या झारखंड लेवल पर या बियॉन्ड झारखंड, ये कैसे काम करता है। सो प्लीज शेयर, आप जो भी आप बताना चाहें। जी, कहते हैं ना कि बचपन में ही बीज हमारे अंदर आ जाते हैं। तो मैंने बचपन में ही अपने माता पिता को देखा था। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता की बदौलत, और संयोग से अभी वे दोनों इस दुनिया में नहीं है। वे जहाँ कहीं भी हो, मैं सादर नमन करती हूँ उन्हें, और उनके आशीर्वाद से ही मैं कुछ भी कर पा रही हूँ। तो मैंने बचपन से देखा था, हमारे पिताजी स्कूल के, हाई स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे, प्रिंसिपल थे। और हमारे क्वार्टर के जस्ट बगल में एक हॉस्टल हुआ करता था लड़कों के लिए, बॉयज हॉस्टल। तो उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र भी होते थे जो कि बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। तो हम्म, उनके लिए 2 जून का भोजन जुटा पाना भी बड़ी मुश्किल बात थी। हम्म, वो कभी चावल लाते तो उसे कच्चे ही चावल को ईंधन के भाव में वो उसे भिगोकर और उसे ही खाकर गुजारा कर लिया करते थे। तो इन सारी तकलीफों को जब मेरी माता जी देखती थी, तो उन्हें बड़ा बुरा लगता था, और वो बहुत ज्यादा मतलब चिंतित होती थी, परेशान होती थी कि ऐसा क्या करें कि इनकी तकलीफें दूर हो। तो हम्म, हमने देखा कि अक्सर हमारी माँ कुछ भी घर में बना हुआ हो, अच्छा बना हुआ हो, तो वो उन बच्चों के लिए भेजती या उन्हें बुलाकर अपने यहाँ ही वो खाना खिलाया करती थी। ज्यादातर समय सप्ताह में मुझे लगता है कि लगभग 5 दिन वो बच्चे हमारे घर में खाना खाया करते थे। और उनकी जो भी जरूरतें होती थी, कपड़े से संबंधित, कॉपी से संबंधित, और भी जो पठन पाठन जो सामग्री होती है, उसे हमने देखा कि मेरे पिताजी कहा करते थे कि पैसे के अर्थ के अभाव में कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई के न रहे, कोई भी बच्चा अशिक्षित न रहे, अनपढ़ न रहे। हम्म, जिसने भी हमारे स्कूल में दाखिला लिया, वो पढ़ाई के अभाव में उसकी जो शिक्षा है वो कभी बाधित न हो। तो हम्म, मैंने शुरू से अपने माता पिता को देखा इस रूप में। तो धीरे धीरे वो भावनाएं मेरे अंदर घर करती गई, और इमोशनल तो मैं बचपन से ही हूँ। मैं उसमें एक वाक्य आपको बता दूं कि एक बार असम में बाढ़ आई हुई थी। मेरी उम्र काफी छोटी रही होगी उस समय, मैं 5th क्लास में थी, मुझे जहां तक याद है। तो मेरी माँ कुछ काम में बिजी थी, और एक महिला एक छोटे से बच्चे को अपने साथ लेकर हमारे दरवाजे पे आई, उसने नॉक किया, और वो रोने लगी, और उसने कहा कि बाढ़ आई हुई है हमारे राज्य में, और हम लोग बिल्कुल बेघर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि इस बच्चे के लिए भी कुछ नहीं है। आप अगर बच्चे के लिए दे पाए या हमारे लिए दे पाए तो कुछ गर्म कपड़े दे दें, ताकि इस ठंड में हम लोग अपना गुजारा कर सके। बाढ़ के बाद बिल्कुल वो बेघर हो गई थी, उसके बाद ठंड का मौसम आ गया था। तो मेरा मतलब 1-2 बार का यूज किया हुआ नया ही स्वेटर था। मैं बिना माँ से पूछे वो स्वेटर उठा के उस महिला को दे दी थी।
तो मैं कहूँ कि बचपन से ही ये भूत तो सवार था ही, किसी की मदद करने का, समाज सेवा करने का। फिर माँ से मुझे सुनना भी पड़ा था कि देना ही था तो कोई और स्वेटर दे दी होती, लेकिन बिल्कुल नया स्वेटर दे दिया और आपने हमसे पूछा भी नहीं। तो इस तरह की जो बातें थी वो धीरे धीरे मेरे मन में घर करती गई। और उसके बाद जब मैं घर गृहस्थी से थोड़ा सा फ्री हुई, मेरे बच्चे जब थोड़े से पल गए, तो मैंने धीरे धीरे समाज में अपने पांव पसारने शुरू किए। मैं भोजन डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ स्टेशन एरिया में जाके, क्योंकि दिन भर जो लोग मांग कर कहीं खाते हैं, वो रात में उनका रैन बसेरा हमारा स्टेशन, हमारा प्लेटफॉर्म हुआ करता है जनरली। और हमारे डाल्टनगंज में चूंकि जंगल से घिरा हुआ हमारा इलाका है, तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि पत्तियां तोड़ती हैं, उससे पत्तल बनाती हैं, दोने बनाती हैं। मतलब पत्ते से एक थाली या एक कटोरा या दोना, जिसे आप समझे, जिसमें भोजन किया जा सके। तो उनकी कमाई इतनी कम होती है कि वो 2 जून की रोटी नहीं जुटा सकती, वो दोनों टाइम खाना नहीं खा सकती। तो एक समय के लिए वो अपने गांव से, घर से कुछ बांध कर ले आती है, सत्तू या रोटी जो भी, वो खा लेती हैं। और रात को अक्सर वो पानी पीकर सो जाया करती हैं महिलाएं। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और वही फुटपाथ पे ही वो अखबार बिछाकर या कपड़ा बिछाकर वो वहीं सो जाती हैं, दिसंबर की और पूस की रात में भी, ठंड में भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि उनकी कुछ मदद हो जाए। तो हम लोगों ने अपने घरों से, हमारी टीम है, महिलाओं की टीम है, कुछ जेंट्स भी इन्वॉल्व है, फूड पैकेट्स तैयार करके, रोटी सब्जी या पूरी सब्जी जो भी ड्राई चीज है, हम लोग लेकर उनके लिए पैकेट बनाकर हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी, मैं बहुत अंदर से दुखित महसूस कर रही हूँ अपने आप को, कि पता नहीं हमारा समाज कहाँ जा रहा है, कितनी तेजी से नैतिक पतन हो रहा है। जो माँ बाप बच्चे को बचपन से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं कई बार। तो इस तरह के बुजुर्ग दंपति या बुजुर्ग, अकेले भी बुजुर्ग, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि स्टेशन पर ही गुजारा करते हैं। स्टेशन की सीढ़ियाँ, स्टेशन की जो बेंचेज है, वही उनके लिए, वही वो सोते हैं, और वही उनके लिए रैन बसेरा है। और भोजन की तलाश में वो इधर उधर दिन भर भटकते हैं, और शाम को उनका अड्डा वहीं पे होता है। तो वैसे लोगों को भी हम लोग भोजन देते हैं। स्टेशन के आसपास कुछ झुग्गी झोपड़ियां भी हैं, स्लम एरिया भी है, वहां भी हम लोग भोजन के पैकेट्स लेकर जाते हैं। उसके अलावा वैसी जैसी उनकी जरूरत होती है, जैसे कुछ लोगों का कहना होता है कि हमें कपड़े चाहिए, कुछ को चादरें चाहिए बिछाने के लिए, सोने के लिए गर्म कपड़े चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए। ठंड के दिनों में हम लोग ब्लैंकेट वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गर्म कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और मैं बता दूं कि अमूमन 31st नाइट जो होता है हमारे इंडिया में या कहीं भी, तो उससे लोग सेलिब्रेट करते हैं। हर घर में लगभग लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं, कोई केक काट के, कोई कैसे भी, जश्न की रात होती है वो। और हमारा परिवार और हमारे बच्चे, यानी मैं और मेरे बच्चे, उस दिन 11 साढ़े 11 बजे उतनी ठंड में हम लोग निकलते हैं, वो भी टू व्हीलर से, बाइक और स्कूटी लेकर। और पूरे कंबल और ब्लैंकेट, गर्म कपड़े बंधे होते हैं आगे पीछे, और हाथ में भी मेरे थैले होते हैं। और हम लोग वैसे लोगों को ब्लैंकेट देते हैं जो कि उस ठिठुरन भरी रात में भी कपड़े बिछाकर सोए हैं, और एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। हमने इस बार एक ऐसी महिला को देखा जो कि साड़ी ओढ़कर सोई हुई थी, और उससे छन के, ओस की जो बूंदे होती है ना, वो छन के उससे उसके बदन को भिगो रही थी। तो जब हमने उन्हें ब्लैंकेट ओढ़ाया तो वो बिल्कुल द्रवित हो गई, रोने लगी, बिल्कुल इमोशनल हो गई, और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। तो ऐसे पल जो होते हैं जीवन के, बहुत ही यादगार पल होते हैं। और उस समय जो सुख मिलता है ना किसी की मदद करके, उस सुख को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो आपको, इसके अलावा मैं, जी बताइए, और प्लीज जी कंटिन्यू। जी, और मैं बता दूं, यह तो एक पहलू था जिसमें हम लोग फूड पैकेट्स की बात हमने की, जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा हमारा है कपड़ा बैंक। तो कपड़ा बैंक के बारे में भी मैं आपको समझा दूं कि कपड़ा बैंक एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां लोग अपने घर के यूज्ड कपड़े, जो उनके यूज में अब नहीं है, छोटे पड़ गए, आउट ऑफ फैशन हो गए, लेकिन उनकी स्थिति अच्छी है, वो पहनने की हालत में है, उन्हें साल 2 साल और पहना जा सकता है, तो वैसे कपड़े हमारे डोनर्स, हमारी पलामू की जनता, डाल्टनगंज की जनता मुझे डोनेट करती है। उन कपड़ों को मैं अपनी एक 10x12 की दुकान रखी हूँ, उसमें हमने रैक लगा के, उसमें हमने सारे कपड़ों को बड़े ही व्यवस्थित ढंग से, साफ सुथरे एकदम धुलवा कर प्रेस करा के हमने रखा हुआ है। और वहां जिसको भी जैसी जरूरत होती है, जो भी नीडी व्यक्ति है, जो भी आता है, सालों भर उन्हें कपड़े मुहैया हम लोग कराते हैं। उसके अलावा ठंड में हम लोग सुदूरवर्ती गांव तक जाते हैं, जंगल पहाड़ों का एरिया है पलामू,
हम लोग गांव गांव तक जाते हैं, ब्लैंकेट्स लेकर, गर्म कपड़े, मफलर, टोपी, जैकेट्स वगैरह लेकर, जो भी हमारे डोनर्स देते हैं। और साथ ही कुछ नए भी हमारे पास स्वेटर्स, जैकेट्स होते हैं, कैप्स होते हैं बच्चों के लिए, मफलर्स होते हैं, और ब्लैंकेट तो नया होता ही है। तो हम लोग बिल्कुल जो जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सचमुच में जरूरत है, हम्म, वैसे लोगों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम्म, उसके अलावा मैं कुछ स्लम की बच्चियों को शिक्षा देती हूँ, पढ़ाती हूँ, ऐसी बच्चियों को जिनके माता पिता ट्यूशन फी खर्च नहीं कर सकते, या हम्म, नहीं चाहते कि उनके घर की बेटियां पढ़ें, बस स्कूल जाएं, उसके अलावा घरेलू काम में वो बिजी रहे। तो ऐसी बच्चियों को मैं पढ़ाती भी हूँ। हम्म, और तत्काल हमने लगभग 2 साल से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान हम्म, शुरू किया है। हम्म, विभिन्न स्कूल कॉलेजों में हम लोग जाते हैं, और अभी तक हमने 25-26 हजार बच्चों के बीच जागरूकता अभियान अपना चलाया है। हम्म। बहुत अच्छा। तो आप एजुकेशन भी देती हैं, कपड़ा भी देती हैं, भोजन भी प्रोवाइड करती हैं। तो इतने सारे जो ये आपका सोशल वर्क है, तो इसके लिए लोग कैसे हेल्प करते हैं, या कोई आपको हेल्प करना चाहे तो वो कैसे करे, कैसे जुड़े? जी। मैं बड़े ही मतलब, यह दुर्भाग्य है, मैं दुख के साथ कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा लोग हमारे जैसे लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आते। समाज की विडंबना है। लेकिन हमारे कुछ डोनर्स हैं जो कि कम से कम पुराने कपड़े हमें दे जाते हैं, जिनकी बदौलत हमारा कपड़ा बैंक रन करता है, हम्म, और हम कपड़े जरूरतमंदों तक दे पाते हैं। लेकिन उसके अलावे हमें नगद पैसे की भी बहुत जरूरत होती है। जैसे उन कपड़ों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने गांव तक जाते हैं, हम्म, तो गांव जाने में हमें हजारों रुपए की गाड़ी लेनी पड़ती है भाड़े पे, तभी हम लोग या हमारे मेंबर्स गांव तक पहुंच पाते हैं। तो हम्म, उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है, उसके लिए पैसे इकट्ठा करना, कहीं से कोई सहयोग हमें नहीं मिलता। न तो सरकारी तौर पे हमें कोई सहयोग प्राप्त है, न ही उस मुद्दे पे हमें कोई पब्लिक से सपोर्ट प्राप्त है। हम्म, तो बड़ी मुश्किल से मैं अपने पॉकेट मनी को सेव करके, या रेडियो से मुझे जो पैसे मिलते हैं, मैं जो अर्न करती हूँ, उसे बचाकर या अपनी किसी इच्छा को दबाकर मैं उस चीज को फुलफिल करती हूँ। और हम्म, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग गांव तक जाते हैं, और जितना ज्यादा हो सकता है लोगों के बीच पहुंचते हैं, और ब्लैंकेट्स वगैरह देकर उन्हें राहत पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और मदद के तौर पर हमारी जो टीम है, बस हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। हम हम्म, लोग एक दूसरे का साथ देते हुए हम्म, अभियान करते हैं, जो भी हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं। बस यही सपोर्ट, यही मदद हमें हमारी टीम से मिलती है। हम्म, और मुझे लगता है कि मैं आज जो भी कर पा रही हूँ, तो हमारी जो टीम है, उसकी बदौलत, उनका सहयोग जो है वो हमारे लिए हम्म। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग सब साथ मिलकर इन सारे कामों को सुचारू रूप से कर पा रहे हैं, कंटिन्यू। बहुत बढ़िया। तो ये आपका वर्क उसी एरिया के आसपास है या बियॉन्ड भी है? पलामू डिस्ट्रिक्ट में हमारी पहुंच है, और मैं भी चाहती हूँ कि कम से कम पलामू प्रमंडल तक हमारी पहुंच हो। दो हम्म, जिले और हैं, लातेहार और गढ़वा। मैं हम्म, चाहती हूँ कि वहां भी ब्रांच खुले। वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा जो है, उसके नाम से कपड़ा बैंक का यूनिट खुले, या फिर कुछ और भी एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे लोगों को मदद मिल सके, जरूरतमंद हमारे जो भी लोग हों, हम्म, वहां से वो लाभ प्राप्त कर सके। हम्म, लेकिन कहते हैं ना कि कमाई का जरिया अगर किसी को आप बताते हैं, तो बहुत सारे लोग आगे आते हैं। लेकिन आप जब समाज सेवा के लिए किसी से कांटेक्ट करते हैं, कि समाज सेवा के लिए मैं चाहती हूँ कि आप आगे आएं और अपने यहाँ एक ब्रांच खोलें, तो बहुत कम लोग होते हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं। हम्म, सबसे पहला सवाल उनका ये होता है कि इससे हमारा क्या फायदा होगा। तो बस यही चीज है कि हमारा क्या फायदा होगा। इस चक्कर में हमने अभी तक अपना ब्रांच नहीं बढ़ाया है। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि कम से कम पलामू प्रमंडल तक इसका विस्तार कर सके, और ट्रस्ट के माध्यम से मैं पूरे झारखंड में, अपने पूरे स्टेट में इन सारे कार्यों को कर सकती हूँ, सारे सामाजिक कार्यों को कर सकती हूँ। लेकिन एक अभी तक और हम लोग अपने दिक्कत, पास सॉरी टू इंटरप्ट, एक और दिक्कत आती है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है आजकल के वातावरण में कि जो हम हेल्प कर रहे हैं, क्या वो वाकई राइट हैंड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो समाज सेवा के लिए आगे आना, आप जैसे ऑनेस्ट संस्थाओं के साथ जुड़ना, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसको लेकर अवेयरनेस की भी कमी है? जी, कुछ चंद मुट्ठी भर लोग इन चीजों को बदनाम कर देते हैं। अब किसी भी फील्ड में आप देखेंगे कि एक दो लोग अगर गलत निकल गए, तो सारी चीजें, सारे लोग उसमें बदनाम हो जाते हैं। ये- तो ऐसा होता होगा, जो करता होगा उसके साथ होता होगा ऐसा। लेकिन मैं खुले तौर पर अपने डोनर्स जो भी हैं, जो भी कपड़े हमें देते हैं, या जो कुछ भी छठ के समय में भी कुछ लोग नई साड़ियां भी हमें डोनेट करते हैं, फ्रूट्स, नारियल वगैरह डोनेट करते हैं कि छठ व्रतियों तक हम लोग बांटे। तो मैं उन्हें खुलेआम मैं खुद आगे बढ़ के उन्हें बुलाती हूँ, इनवाइट करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आपका वेलकम है। आप सिर्फ हमारे भरोसे न रहें, बल्कि आप खुद भी हमारे साथ चलें। जहां भी मैं जाती हूँ, मैं गाँव में भी अगर जाती हूँ, तो आप हमारे साथ चलिए।
और देखिए कि आपने हमें जो भी डोनेट किया वो सही हाथों में जा रहा है या नहीं। इसीलिए हम लोग शहरों तक ही सीमित नहीं रहते, क्योंकि हमने देखा है अक्सर कि हमारे जो लोकल टाउन में डाल्टनगंज में बहुत सारे लेने वाले ऐसे भी लोग हैं जो कि एक ही व्यक्ति चार संस्थाओं से चार कंबल ले लेते हैं, चार ब्लैंकेट्स ले लेते हैं, और एक अपने यूज के लिए रखकर बाकी को बेच देते हैं या उससे मिसयूज करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गांवों तक हम लोग पहुंचे, ताकि गांव में लोग, बहुत सी संस्थाएं नहीं पहुंच पाती, तो हम जब पहुंचेंगे और हम इकलौते होंगे गांव तक पहुंचने वाले, तो गांव के लोग जो है वो हमारी चीज को सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे, उसका सही इस्तेमाल करेंगे। और हमारे डोनर्स भी अगर जाना चाहते हैं गांव में तो मोस्ट वेलकम है, मैं उन्हें लेकर बिल्कुल जाना चाहूंगी। मैं उन्हें दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए आपकी चीज का कहाँ और कितना सही इस्तेमाल हो रहा है। वेरी नाइस। तो व्यूवर्स जो देख रहे हैं, आप शर्मिला जी से जुड़ें और समाज के कामों में आप भी अपना पार्टिसिपेशन शो करें। शर्मिला जी, आप मीडिया पर्सनालिटी भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, फैमिली पर्सन भी हैं, मदर हैं। तो इन सब में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं, और आप किस रूप में अपने आप को देखना, या लोगों के रूप में आप चाहती हैं कि लोग आपको इस रूप में आपको पहले जानें, और क्यों? मैं एक आम महिला हूँ, कुछ भी मुझ में अलग नहीं है बाकी महिलाओं से, लेकिन एक आम महिला हूँ जो खास बनना चाहती है। खास इस मामले में बनना चाहती है कि हमारा जो जीवन है जिसके अगले पल का भी भरोसा नहीं, तो हम्म। उसे हम सही कामों में व्यतीत करें, और उसे फालतू के गॉसिप या जो जनरल महिलाएं होती हैं टीवी सीरियल, सास बहू के सीरियल्स देखकर अपने समय को बिता देती हैं, अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा देती हैं। तो हम्म। मैं नहीं चाहती कि मेरा जीवन वैसे बीते। मैं हम्म। चाहती हूँ कि मेरे जीवन के जो भी पल हैं और दैनिक कार्यों को बखूबी निपटाते हुए, घर में अपना 100% देते हुए, मेरे हम्म। पास जो समय बचता है, जिसमें मैं अगर चाहूँ तो अपने रेस्ट करने का ऑप्शन चुन सकती हूँ, मैं चाहूँ तो किटी पार्टी अटेंड कर सकती हूँ, हम्म। मैं चाहूँ तो घूमने जा सकती हूँ, सीरियल्स देख सकती हूँ। लेकिन मैं वैसा नहीं करती, मैं उसका सदुपयोग करती हूँ कि जो भी मेरे पास खाली समय है, मैं या तो स्लम की बच्चियों को पढ़ाऊंगी, मैं या तो फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगी, मैं गर्म कपड़े बांटने जाऊंगी, या कहीं ना कहीं अन्य सामाजिक कार्यों में मैं अपना समय दूंगी, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता। और अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी ए दिल जमाने के लिए, यही मेरा टैगलाइन है और मैं इससे बिल्कुल फॉलो करती हूँ। मुझे लगता है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं। हम्म। अगर हमारा जीवन मिला है और इसे हम इसका सही सदुपयोग करें, और अगर वृक्ष से भी सीखें, अगर नदियों से भी सीखें, तो वृक्ष कभू नहीं फल भके, नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारने साधुन धरा शरीर। तो हम जितना परमार्थ कर सके, हम जितना लोगों की मदद कर सके। और मैं आशीष जी आपको बताऊं कि सुबह उठते के साथ और रात सोने तक, यानी 11 साढ़े 11 बजे तक, मेरा मैक्सिमम समय समाज के लिए ही जाता है, समाज सेवा में ही। कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह 6 बजे मेरी आंख खुलती है किसी के फोन कॉल से, उन्हें हम्म। ब्लड चाहिए होता है। तो फिर रात में 11 बजे, 12 बजे, 1:30 बजे तक भी हमारे पास कॉल्स आते हैं कि मुझे ब्लड की जरूरत है, या हमारे फैमिली मेंबर्स को ब्लड चाहिए, बहुत अर्जेंट है मैम, कैसे भी व्यवस्था करा दीजिए। हम्म। तो मैं उसी समय सोना भूल के फिर लग जाती हूँ कि मुझे कैसे भी करके ब्लड अरेंज कराना है। और हम्म। मैं खुद भी अपने बर्थडे पर, उसके अलावा अपने मैरिज डे पर, मैं खुद भी अपना ब्लड डोनेट करती हूँ, अपने बच्चों को प्रेरित करती हूँ। और मैं जो भी ब्लड के लिए हमसे कांटेक्ट करता है, मैं 100% कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें ब्लड दिलवा सकूं, और उन ब्लड की कमी से कोई भी बंदा परेशान न हो, हलकान न हो। मेरी यही कोशिश होती है। तो सुबह से लेकर रात तक हर तरह के लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं। मजे की बात तो यह है सर कि अब तो लोग, किसी को अगर मेल भी चाहिए होती है तो मुझसे ही कांटेक्ट करते हैं, किसी को रिश्ते की बात अगर आगे बढ़ानी है तो भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं, किसी को अच्छा ट्यूटर चाहिए, बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं अपने जीवन में जिसके लिए मदद के लिए लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर शर्मिला जी से कांटेक्ट मैं करूं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हमारे कुछ अपने लोग तो मुझे संकट मोचन के नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं। तो अच्छा लगता है कि मैं किसी के काम आ सकती हूँ, और अच्छा लगता है कि लोग मदद के लिए मुझे याद करते हैं। हम्म। मैं उस लायक हूँ, ईश्वर ने मुझे उस लायक शायद बनाया है कि हम्म। मैं किसी की मदद कर पा रही हूँ। हम्म। ठीक है, तो आपसे बातों का रिश्ता थोड़ी देर बाद आगे बढ़ाते हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर आपसे बातें करते हैं। वेलकम बैक व्यूवर्स। तो मैम, आप ये बताइए कि आप जैसा कि बता रही थी कि आप सोशल वर्क में ज़्यादा टाइम देती हैं, जैसे बाकी जो महिला हम्म। सास बहू के सीरियल देखती हैं। तो आप, ऐसा कहा जा सकता है कि वो तो उसी से इंस्पायर होती हैं। आप किन से इंस्पायर होती हैं? ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आपको फोर्स करते हैं
कि आप सोशल वर्क में ज्यादा से ज्यादा टाइम दें या करें? जी, सबसे पहले तो मैंने एक बार और जिक्र किया था कि मेरे प्रेरणा स्रोत हमारे माता पिता ही रहे। बचपन से हमने जो देखा और जिस परिवेश में मैं बड़ी हुई, तो उसका खासा प्रभाव मेरी लाइफ पे पड़ा। उसके बाद मैं जैसे जैसे बड़ी हुई, तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ी, बहुत अच्छे विचारकों की, अच्छे अच्छे सामाजिक लोगों की हमने जीवनी भी पढ़ी, क्योंकि पढ़ने की परिपाटी हमारे घर में थी शुरू से। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे मैगजीन्स हम लोग पढ़ा करते थे। और हमारे पिताजी भी बहुत सारी ज्ञानप्रद बातें, बहुत सारी प्रेरक कहानियां हमें सुनाया करते थे। और हमारी जो जनरेशन थी वो कहानियां सुनकर ही बड़ी हुई। अब दौर है मोबाइल का भले ही, तो उसका भी खासा असर रहा मेरे जीवन पे। उसके अलावे जहाँ तक कपड़ा बैंक की बात है, तो कपड़ा बैंक का कॉन्सेप्ट और इसकी प्रेरणा मुझे गढ़वा के शौकत खान से मिली। तो मैंने देखा कि शौकत भैया ने बड़ा ही अच्छा गढ़वा में कपड़ा बैंक ब्रांच खोला हुआ है। और मैं उन्हें अपने घर बुलाई, मैं उनसे कांटेक्ट करके फिर उनसे मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझा कि क्या करना होता है और कैसे इसे रन करना होता है, किस तरह से हम लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो जब आप जिस फील्ड में उतरते हैं, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होता है, तो वैसे ही लोगों से आपका परिचय और आपके संबंध स्थापित होते हैं, आपका दायरा बढ़ता है। तो जैसे जैसा आपका विचार होगा, जैसे आपके संस्कार होंगे, वैसे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। हम अकेले ही चले थे जानवे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो वही वाली बात है। वैसे धीरे धीरे हमने देखा, फिर सोशल मीडिया का दौर जब आया, तो हमने जब उस पे अपना अकाउंट बनाया, तो बहुत सारे ऐसे लोग मुझे दिखे, मुझे मिले, जो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व हैं। तो उनसे भी हमें प्रेरणा मिली, और हमने सीखा कि हमें समाज के लिए भी कुछ करना है। और अपने जीवन का, अपने अपने जो अर्थोपार्जन का जो भी हिस्सा है, एक छोटा ही हिस्सा सही, हम अगर किसी और के लिए खर्च कर सके, किसी और पर इन्वेस्ट कर सके, तो यही हमारे जीवन की असली कमाई और असली हमारी पूंजी है। बहुत अच्छा। आपका जो वर्क प्रोफाइल है या जो वे है ऑफ लिविंग, तो ये तो काफी हेक्टिक है, तो आप अपने आप को कैसे एंटरटेन करती हैं? करना पड़ता है सर। और अगर इंसान ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आई मीन लक्ष्य आप लगे। फिल्में देखती हैं, गाने सुनती हैं, कैसे क्या करती हैं? फिल्में 3 घंटे फिल्में देखने का समय तो नहीं होता। कुछ शॉर्ट फिल्म्स मैं जरूर देख लेती हूँ यूट्यूब पे। कुछ हम्म, मैं वीडियोज देख लेती हूँ, अच्छी मोटिवेशनल वीडियोज जो होते हैं। हम्म, और गाने सुनने सुनाने का शौक, सुनने का भी है और सुनाने का भी शौक है, क्योंकि हम लोग रेडियो में हैं तो सुनते भी हैं, और गाने की अच्छी कलेक्शन भी रखते हैं। तो हम्म, गाने ऐसे भी, मैं किचन में जब भी होती हूँ, तो किचन में ही मेरा रेडियो सेट हमेशा होता है, वही फिक्स किया हुआ है। और मैं जैसे ही किचन में इंटर करती हूँ, मैं रेडियो ऑन कर लेती हूँ। और हम्म, रेडियो सुनते सुनते, गाने सुनते सुनते ही मैं अपने किचन के सारे काम निपटाती हूँ। तो यह शौक है। घूमने फिरने का भी मुझे शौक है, बागवानी का भी मुझे शौक है। और लिखना भी बचपन से मेरा एक शौक रहा है। मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ। हम्म, एक ठेठ पलामू पेज है हमारे फेसबुक पे। हम्म, उसमें पलामू की बोली, पलामू की संस्कृति, पलामू का जो कल्चर है, पलामू के जो लोग हैं, किस तरह का भोजन पसंद करते हैं, क्या क्या यहाँ के रस्मों रिवाज हैं, कौन कौन सी खास मिठाइयाँ होती हैं जो सिर्फ पलामू में पाई जाती है। तो इस तरह की चीजों पे हम लोग पलामू के लोग आर्टिकल्स लिखा करते हैं। और देश विदेश में जहां भी हमारे पलामू के लोग फैले हुए हैं, तो सारे लोग इसके नियमित लेखक भी हैं और पाठक भी हैं। तो मैं वहां भी लिखती हूँ, तरह तरह के आर्टिकल्स मैं लिखती रहती हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे। तो जब भी मुझे समय मिलता है, जब भी मैं फुर्सत के पलों में होती हूँ, तो मैं लिखना पसंद करती हूँ। मैं अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ना पसंद करती हूँ। मैं अच्छी अच्छी बातें, साहित्यिक चीजें पसंद करती हूँ पढ़ना। और एक बात और मैं बता दूं, जिसका जिक्र शायद आपको जानकारी भी नहीं थी इस बात की, मैंने चर्चा नहीं की थी आपसे, और जिसका जिक्र अभी नहीं हो पाया है। मैं ससुराल साइड से अगर देखूं, तो मैं एक फ्रीडम फाइटर की पौत्र वधू भी हूँ। मतलब हमारे जो हम्म, इन लॉज हुए, दादाजी हमारे जो हुए, वो फ्रीडम फाइटर थे। हम्म, और पलामू के फ्रीडम फाइटर्स में उनका नाम काफी सम्मान के साथ लिया जाता है। तो इन लोगों के जीवन का भी मुझ पे खासा असर रहा, कि हमारे परिवार से फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपने खानदान के नाम को आगे किया, रोशन किया। तो हमारा भी ये दायित्व तो बनता है कि हम उनके नाम को और आगे ले जाएं, और सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर की पौत्र वधू के रूप में लोग मुझे न देखें, हम्म, बल्कि मैं अपने जीवन में भी कुछ ऐसा करूं कि जैसे उन्हें लोग याद करते हैं, वैसे ही आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो हमें याद करें। हम्म, और मैं अपने डाल्टनगंज के बारे में भी आपको बातों के दौरान एक दिलचस्प बात बता दूं, कि हमारे शहर का नाम डाल्टनगंज क्यों पड़ा था। हम्म।
क्या? इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे क्या इतिहास है। यहाँ जो पलामू में जो क्रांतिकारी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो काफी नाक में दम किए हुए थे, अंग्रेजों के नाक में उन्होंने दम कर रखा था। और मेरे ही खानदान से करीब, हमारे वर्मा फैमिली से चार चार फ्रीडम फाइटर्स थे। और उसमें मैं नाम भी लेना चाहूंगी, चचा हुए हमारे, मतलब दादाजी के भाई हुए गणेश प्रसाद वर्मा, हमारे अपने दादाजी नंद किशोर प्रसाद वर्मा, गोकुल वर्मा जो हुए, उनके साथ उनके सहयोगी रहे। और हमारे मामा ससुर जो हुए, मामा जी विश्वनाथ प्रसाद माथुर, अंडमान निकोबार में जो काले पानी की सजा का जो स्थान है, हम्म, वहां बिहार की लिस्ट में सबसे ऊपर उनका नाम दर्ज है, विश्वनाथ माथुर का। देख सकते हैं वहां जाने वाले लोग, जो भी सैलानी वहां जाए, देखें कि गया के रहने वाले विश्वनाथ माथुर, उनका नाम ऊपर हो, हमारे अपने मामा जी हुए। तो ऐसे लोगों से, जो अंग्रेज लोग थे, जो पलामू में थे, जो बिल्कुल त्रस्त हो गए थे ऐसे लोगों से, तो वो क्या करते फिर, जब बहुत से लोगों को इन्होंने पकड़ा, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को पकड़ा और जेलों में डाल दिया, उन्हें काफी प्रताड़ित भी किया, उनके घर परिवार को भी बहुत प्रताड़ना मिली। तो उसके बाद फिर नीलांबर पीताम्बर, जो अभी लेस्लीगंज कहलाता है, उस एरिया के रहने वाले नीलांबर पीताम्बर ने अपने युद्ध की गति को तेज किया, और उन्होंने भी विद्रोह को जारी रखते हुए नाको चने चबवा दिए अंग्रेजों के, अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिया, यानी बड़े बड़े ही परेशानी में डाला, बहुत ही तबाह किया उन्होंने। तो उस समय एक कर्नल आए थे, डाल्टन उनका नाम था। वो कर्नल आए थे ऐसे विद्रोहियों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। और काफी समय तक उन्होंने पलामू में अपना शरण स्थली बनाकर रखा, और यहाँ के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी विद्रोही लोग थे, हम्म, उन्हें दबाने की, कुचलने की पूरी चेष्टा की। और उसी समय से उन्होंने इस पूरे जो जगह था, जो मतलब जंगली एरिया था, जो यहाँ के लोग थे, उन लोगों को देख समझ के, या जैसे भी, लेकिन अपना नाम उन्होंने यहाँ पर थोप दिया, अपने नाम से उन्होंने इस जगह का नाम डाल्टनगंज कर दिया। और तब से ये परिपाटी चली आ रही है कि लोग इस जगह को डाल्टनगंज नाम से ही जानते हैं। लेकिन अब कुछ सालों से डाल्टनगंज का नाम बदलकर मेदिनीनगर किया गया है। और बहुत सारी चीजों में, समाहरणालय में और भी जगहों पे मेदिनीनगर नाम से ही से जाना जाता है। लेकिन अभी स्टेशन जो हमारा है, रेलवे स्टेशन, उसका नाम डाल्टनगंज से बदलना बाकी है, और उसे मेदिनीनगर करना बाकी है। मेदिनीनगर कैसे नाम पड़ा, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर व्यूअर्स जानना चाहेंगे, और आपको भी अगर इंटरेस्ट या हो इसमें, प्लीज कि प्लीज। मेदिनीनगर क्यों पड़ा डाल्टनगंज का नाम। बड़े ही बहुत सारे राजा यहाँ पे थे, तो उसमें एक बड़े ही प्रतापी राजा थे, चेरो राजवंश के, वो थे मेदिनी राय, जिनके युग में कहा जाता है कि जिनके काल में घर घर में दूध दही की नदियां बहा करती थी। और एक कहावत बड़ा ही प्रचलित था उनके दौर में, धन धन राजा मेदनिया, घर घर बाजे मथनिया। मथनी शब्द शायद आप जानते होंगे। मथनी उसे कहते हैं जिसे दही बिलोने का काम लिया किया जाता है, जिससे लकड़ी का होता है, पतला सा लंबा स्टिक लगा होता है, जिसे दही को बिलोते हैं, और उससे मक्खन फिर तैर कर आ जाता है, और उससे फिर घी बनाया जाता है। तो उनके काल में घर घर मथनी की आवाज, मथनिया की आवाज सुनाई पड़ती थी, क्योंकि घर घर में गाय भैंसे और दूध दही प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। हम्म, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सक्षम नहीं थे, जो गाय भैंसे खरीद नहीं सकते थे, पाल नहीं सकते थे, उन्हें राजा के द्वारा, राज्य के द्वारा पशुओं को उन्हें डोनेट किया जाता था, यानी दिया जाता था फ्री में। उन्हें हम्म, खरीदना नहीं पड़ता था कि गाय खरीदनी है या भैंस खरीदना है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। हम्म, राजा के द्वारा उन्हें फ्री में मुहैया कराया जाता था। तो ऐसा काल था राजा मेदिनी राय का, बड़े ही प्रतापी राजा थे। तो उन्हीं के नाम पर फिर इस शहर का नाम मेदिनीनगर पड़ा। जिला हमारा पलामू है। हम्म, पलामू में भी एक अर्थ छुपा हुआ है। पाला का मुंह मतलब घर, पाला मतलब ठंड, ठंड जो होता है, पाला जो होता है, तो हम्म, पलामू वैसे पड़ा, पाला हम्म, का घर। यहाँ ठंड भी ज्यादा पड़ती है, इसलिए शायद इसे पलामू कहा जाता है। हम्म, बहुत अच्छा। तो जाते जाते मैम, आपसे एक क्वेश्चन भी है और रिक्वेस्ट भी है। आपने बताया कि आप जी, गाने सुनती भी हैं और गुनगुनाती भी हैं। तो आप अपने पसंद नहीं के मैं गुनगुनाती गीत, नहीं, सॉरी, दो लाइन अगर सॉरी आप सर, गा मैं सकें। गुनगुना, बस मैं सुनती हूँ और लोगों को सुनाती हूँ, मैं गा नहीं पाती सर। अच्छा, ठीक है। वैसे आपकी पसंद और के गीत ऐसे में कौन तो से हैं? जी बहुत सारे गाने हैं मेरी पसंद के, लेकिन मैं ईश्वर से हमेशा विनती करती हूँ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मैं चलूं नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ऐसे मैं मुकेश साहब को, लता जी को, रफी साहब को बहुत पसंद करती हूँ, उन्हें सुनना पसंद करती हूँ। किशोर कुमार भी हमारे पसंदीदा गायक रहे हैं। तो इस तरह के मतलब पुराने गाने ही मैं सुनना पसंद हम्म, करती हूँ। हम्म, हम्म, और जो भी मेरा खाली समय होता है, मैं चाहती हूँ कि मैं गाने सुनूं, मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोज देखूं, और हम्म, लोगों की मदद के लिए हमेशा खुद को तैयार रखूं, हम्म, फिट रखूं,
ताकि मैं औरों के काम भी आ सकूं। लेकिन एक और बात है सर कि मैं कुछ भी करती हूँ समाज में, तो पहले मैं अपने घर परिवार को देखती हूँ, और उसके बाद जो फ्री टाइम होता है, जो समय मेरे पास बच जाता है, तो मैं उसका सदुपयोग करती हूँ, समाज सेवा के कार्यों को करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि सुबह उठते ही किसी चीज के लिए, किसी को मदद के लिए मेरी जरूरत अगर पड़ गई, तो मैं अपने घर और बाहर के काम के बीच तालमेल बिठाती हूँ। कई बार घर के काम थोड़े बहुत छूट भी जाते हैं, मैं कैसे भी मैनेज करती हूँ उसे, लेकिन समाज को भी मैं उतनी ही प्रायोरिटी देती हूँ जितना मैं अपने घर के कामों को प्रायोरिटी देती हूँ। बहुत आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है मैम, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई आपसे बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला, और मुझे उम्मीद है जो व्यूवर्स हैं एटलीस्ट वो भी नेक रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। अभी तक नहीं चले तो कम से कम आज से तो आप जरूर चलना शुरू करो। ठीक है मैम, सो नाइस, आपसे बात करके वाकई बहुत बहुत। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने मुझे इस योग्य समझा कि आप मुझे इस सेशन में लेकर आए, और मेरी बातों से लोग रूबरू हुए, अवगत हुए। मैं अपने जीवन में मैंने बहुत सारे संघर्ष भी किए हैं, और बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं सोशल लाइफ में भी। समाज सेवा का काम भी बहुत आसान नहीं होता, जैसा कि लोगों को लगता है कि बहुत ही आसान है। बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, लेकिन चुनौतियों से पार करके ही, नैया पार करके ही हम कुछ आगे बढ़ पाते हैं। बहुत सारे आपके क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी होते हैं जो कि आपकी आलोचना करते हैं, लेकिन उन आलोचनाओं से भी आप ताकत, उन आलोचनाओं को बनाइए, उन आलोचनाओं को झेलते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। और कहते हैं ना कि वो जलते हैं हम निखरते हैं, खुदा सलामत रखे हमारे दुश्मनों को। तो अपने जो आलोचक हैं, आपके जो निंदक हैं, उनसे आप घबराइए नहीं। वही आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, क्योंकि वो जब आलोचना करेंगे तो आप अपनी कमियों को देख पाएंगे, और आप जब उसके बाद निखरेंगे ना, तो फिर कभी बिखर नहीं पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो व्यूवर्स को एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि प्रोग्राम कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, चाहे आप आलोचना ही करो पर कुछ तो करो, आप लिखो, कमेंट करो। और वाकई शर्मिला जी, आपसे बिल्कुल। बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका वाकई बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।